तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो राइट डाउन क्वेश्चन। बताना आपको इसमें से करेक्ट कौन है। पहला है दूसरा है तीसरा है और चौथा है ठीक है। तरीके से बनाओ, टाइम ले लो, लेकिन अच्छे से बनाओ। ये नहीं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से प्रोसेस से बनाओ, समझ के बनाओ, टाइम ले लो। अभी हमें कंसेप्ट को सीखना है, अभ्यास करना है, ठीक है। हमें आंसर से मतलब नहीं, प्रोसेस से बनाओ, ठीक है। तुम अगर आंसर भेजते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा तुम आंसर कहाँ से भेज रहे हो। इसीलिए बेटर ये रहेगा कि टाइम लो इसमें। इतना जल्दी हम भी नहीं बना पाएंगे। अगर तुम्हें मैं बताता हूँ इतना जल्दी मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। तो इसको बनाने में कम से कम 5 मिनट टाइम लगेगा। तुम बनाओ इसको अच्छे से, समझो इसको। हमें आंसर से कोई मतलब नहीं, प्रोसेस सीखो, क्योंकि तुम क्लास में तो हो नहीं कि मैं चेक करूं। चलो मैं बता रहा हूं। ध्यान से समझो। करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ना तो तुम लिख लिया करो। सोडियम और मैग्नीशियम, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा सोडियम प्लस, यहाँ I e1 है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na+2 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा हमें बना देना है। I e2 है। Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Mg+ बनेगा। I e1 ध्यान से समझना, और Mg+2 है, ठीक है। तुम लोग इसलिए ध्यान से नहीं समझते हो, प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होता है कि हमने तो बना लिया है, हमारा आंसर आ गया है, हमें कोई मतलब नहीं है सर के बात सुनने का। सर का बात सुनने का मतलब है नहीं, प्रवचन नहीं दे रहे हम कि बात हम आगे जानते नहीं सुनेंगे। वो चीजें दूसरे में जब आएगा वो चीजें, तो तुम उसको अप्लाई कर सकते हो अपने दिमाग से। तो सर ने क्या बोला, कैसे प्रोसेस लगाना है, क्या लगाना है, हमारा आंसर आ गया, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनने वाले हैं, हमारा आ गया, वो सब काम मत करना। जो प्रोसेस बताऊं, जैसे बताऊं उस प्रोसेस को फॉलो करो वैसे, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब आएगा तो तुम्हें अप्लाई करना होगा, तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास भी दिमाग है। तो वो समय के साथ उसको भी लगाना है, उसको भी घिसना है, उसको तेज बनाना है, ठीक है। तो कैसे कैसे चीजें अप्लाई किया जाता है वो समझना है। हर स्टेप्स को हमें जानना जरूरी है, हर बात को चीजें समझना जरूरी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है
सोडियम का फर्स्ट और मैग्नीशियम का फर्स्ट का एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, मैं कई बार बोलता हूँ इस तरह का लिख लिया करो। इस तरह लिख लोगे तो आसानी से हमारा हम विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये एनर्जी और ये एनर्जी में कंपेयर बोला है पहला वाला पार्ट में, तो इस एनर्जी का कंपेयर अगर करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, यानी हम कंपेयर करेंगे सोडियम और मैग्नीशियम में, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो हम इस एनर्जी का कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। कंपेयर कैसे करें, फिर से वही बात कि हम ऑर्बिट निकाले, इस दोनों में तो कोई एक्सेप्शन आता नहीं है, हम ऑर्बिट निकाल दें। ऑर्बिट आ गया 3, तो ऑर्बिट सेम आ गया, तो ऑर्बिट जब सेम आ गया तो कहां जाओगे, प्रोटॉन के पास। 11 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, इसलिए इसमें हम आसानी से निकाल देंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका कम होगा क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देंगे। तो सोडियम का कम होगा और Mg का ज्यादा होगा। बात क्लियर? या दूसरा भी दिमाग लगा सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो लेफ्ट टू राइट में राइट वाला का ज्यादा होता है, लेफ्ट वाला का कम होता है। या प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी Mg का ज्यादा होगा। लेकिन ऑप्शन में ये दिया है, इसका मतलब दिस वन विल बी रॉन्ग। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि IMG, यानी ये वाला और ये वाला का तुम्हें यहां दिखना चाहिए, इसीलिए मैं बोला इसको लिखना जरूरी है। ये एनर्जी में और इस एनर्जी में आपको कंपेयर करना है, इसमें और इसमें। तो जब कंपेयर करना है तो इसके लिए तुम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाले, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए तुम इलेक्ट्रॉन्स Mg से निकाले हो, यानी इस एनर्जी का कंपेयर अगर आपको करना है तो इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे कहां से, Mg से। अगर इसको कंपेयर करना है तो यहां इलेक्ट्रॉन्स तुमने कहां से निकाले, सोडियम से, यानी सोडियम प्लस में आप कंपेयर को जाओगे, नहीं कि सोडियम मत ले लेना। कहां से लोगे, सोडियम प्लस लोगे, क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस से निकाले हो। ठीक है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो तुम ये चीज और भी एक चीज ध्यान में रखना प्रैक्टिस करते करते, कि सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा बन चुका है। दिस वन विल बिकम ए किंग, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, और ये 282 है। तो ये चीज हमें माइंड में प्रैक्टिस करते करते ध्यान में आ जाना चाहिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा है। जैसे ग्रुप नंबर 1 में अगर एक इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है, वैसे ही उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो जाता है। तो सोडियम प्लस बिकम ए इनर्ट गैस। एक चीज ध्यान रखना कि हमें कौन सा किसका किसका कंपेयर करवाना है, तो हमें इसका और इसका कंपेयर करवाना है, क्योंकि ये और ये एनर्जी निकालना है, तो यहाँ और यहाँ से कंपेयर करवाएंगे। तो इनर्ट गैस बन चुका है तो सोडियम प्लस का ज्यादा होगा और Mg का कम होगा। तो यहां पर हम इसका मतलब IE2 यहां से निकालने का मतलब IE2 ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ Mg। सोडियम प्लस का ज्यादा है, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। क्या ऐसा ऑप्शन में दिया है? नहीं, हमें ऑप्शन में सेकेंड सोडियम का दिया है, ये दिया है, उल्टा दिया है। ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 पे चलो। हमें नहीं जानना कि हमें ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, हमें एनालिसिस करना, हमें अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि चीजें ऑप्शन देख के टिक मार दिए। तुम मान लो ऑप्शन देख के तुम टिक मार रहे हो और एग्जाम में तुम्हारे सामने जब आएगा तो मुंह चिहार दोगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। अब ये बोल रहा है कि सेकेंड लिखा है, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी वो बता रहा है Mg का और ये सोडियम का, यानी इस दोनों एनर्जी में कंपेयर करना है। तो
इस दोनों में जब करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमने निकाला, तो इस दोनों का कंपेयर करेंगे। तो पहले चीजें समझ लेना है कि हमें कंपेयर किसका करना है। अगर ये दिमाग में नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर ये हमें बोला है कि कंपेयर करो तो हम इसका कंपेयर करेंगे, इसका और इसका, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स यहीं से निकाला है। अब कुछ भी कर लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी ऑर्बिट नहीं चेक करना है, दिमाग में भी रखना है कि इनर्ट गैस बन चुका है। अक्सर जब अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल आए तो एक बार दिमाग में जरूर इंट्रोड्यूस कर लेना है कोई इनर्ट गैस बना है क्या। तो यहाँ पर सोडियम प्लस बिकम ए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ भी कर लो इनर्ट गैस एक किंग बन चुका है। यहाँ पर किंग है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, ज्यादा ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इस केस में हमें आगे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, इसका 281 है, ये सोडियम बन चुका है और ये नियॉन बन चुका है। तो ऐसा भी सोच सकते हो कि ये नियॉन बन चुका है और ये सोडियम बन चुका है, इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो चुका है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के जैसा हो चुका है। सोडियम और नियॉन में नियॉन का ज्यादा होता है, तो ये हमारा उल्टा गलत लिखा हुआ है। अब ऑप्शन नंबर 4 में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बोला है वही बात है, ये वाला थर्ड वाला है और ये 4 है, सोडियम का ज्यादा होगा। यानी फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा चेक करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूँ कि आंसर आना बड़ी बात नहीं है, प्रोसेस को समझना है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आगे चल के ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि तुम ना बना पाओ। चलो, तो जिसको छापना है छापो, और तब तक जो नहीं छाप लिए हो और दिमाग में भी छापना है, केवल नोटबुक में छापने से काम नहीं चलेगा। जो छाप लिया है उसके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। बी बी एन ओ, बी बी ओ, बी बी नहीं, यहाँ बेरिलियम और बोरॉन है। अभी तुम्हारा लग्न होगा तब ना, आगे नहीं बोलेंगे। मुझे बताओ इसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका करेक्ट दिया हुआ है। मैं क्लास में मोबाइल लेके नहीं आता हूँ। चलो, तो एक चीज पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। यहाँ भी गलत हो गया, ये सही दिया है, ये भी सही दिया है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कैसे ना, एक्सेप्शन याद है ना, एक्सेप्शन दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं कि नोटबुक में। एक्सेप्शन दिमाग में होना चाहिए कि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से और बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन से। एक्सेप्शन दिमाग में, बाकी चीजें नोटबुक में। समझ लो का। चलो क्वेश्चन लिखो। दी I1 वैल्यू ऑफ लिथियम, बेरिलियम एंड कार्बन आर
5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 9.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम and 11.26 electron volt per atom. The I1 value of boron is 13.6 electron volt per atom, 8.29 electron volt per atom, 14.5 electron volt per atom, 21.5 electron volt per atom. वॉल्यूम पीडीएफ देख के आंसर नहीं बोल रहे हो ना? चलो भूमिका एक्सप्लेन करो कैसे आएगा, एक्सप्लेन मी। जिब्बा, जिब्बा का क्या है आंसर? जिब्बा किसका नाम है, गर्ल्स का या बॉयज का? पहला बार नाम सुना हूं जिब्बा। गर्ल हो? चलो बताते इसको। लिथियम बेरिलियम बोरॉन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन के बारे में बात करें, सबसे कम लिथियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन। कह रहा है कि लिथियम का दिया है 5.4, कार्बन का दिया है, बेरिलियम का दिया है 9.3 और इसका दिया है कार्बन का 11.26। तो बोरॉन का क्या होगा? इन बिटवीन दिस वन। तो डेटा चेक कर लो, पहला वाला डेटा इससे भी ज्यादा है, गलती हो गया। दूसरा वाला डेटा इनके बीच में है, सही लग रहा है। ये डेटा इससे ज्यादा है, ये डेटा और ज्यादा है। हम इसको डेटा पे खेलेंगे। हाँ सही सही भेजे हो। अब क्वेश्चन तुम्हारी पकड़ बन रही है, मतलब अब और कंसेप्ट डेवलप होता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना इक्वेशंस करने से क्या क्या फायदा है, क्वेश्चंस करने से क्या बेनिफिट से समझ में आता है ना। जो चीजें तुम थ्योरी पढ़ कर रखते हो दिमाग में वो घूमने लगता है, बरोबर है क्या? वो यूज में आ जाता है। हमें केवल हाथ में बैट पकड़ा दिया जाए और सचिन तेंदुलकर का वीडियो दिखा दिया जाए तो हमें खेलने थोड़े आ जाएगा। खेलने के लिए तुम्हें फील्ड में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ना। अब किसी ने बोल दिया कि बाउंसर आएगा तो ऐसे कर लेना, अब आया किए ही नहीं, तुम किए ही नहीं तो सर फूट जाएगा, बरोबर है क्या? तो उस समय करना होता है, ये नहीं कि बता दिया कि बाउंसर आएगा तो ऐसे झुक जाना है और तुम आया वहीं पर खड़े रहे। जब आया तो बोला सर कैन यू एक्सप्लेन फिर। दादा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनमें तो हमें याद ही हो जाना चाहिए। ये होता है, इसका डेटा दिया, इसका डेटा दिया है, तो इसका डेटा क्या होगा? इन बिटवीन ये। तो तुम्हें ऑप्शन से देख लेना है कि वो ऑप्शन कौन सा है जो इससे ज्यादा है और इससे कम है, ऑप्शन में चेक कर लो। चिंता, अच्छा आज नाम चेंज कर लियोगे, चिंता चिंता, दो दो चिंता लगा लिए।
चिंतामणि ना, बराबर है क्या? हम बात कर रहे थे बाउंसर पे। अगर बाउंसर फेंका जाए और तुम्हें कोच ने सिखाया है कि बाउंसर आते समय ऐसे झुक जाना है, अब बाउंसर फेंका किसी ने, झुके ही नहीं तुम, तो झुके ही नहीं, तो अब कोच पूछा कि झुका ही क्यों नहीं बाउंसर जब आया था? तो बोला सर हमें क्या मालूम था कि वो बाउंसर फेंकने वाला है। तो उस समय हमें जब क्वेश्चंस का बाउंसर, बाउंसर कहने का मतलब बॉल का नहीं है, क्वेश्चंस का बाउंसर, जब क्वेश्चंस का बाउंसर आएगा तो उस समय हमें भी चीजों को कैसे अटैक करना है वो आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत हो गया, चलिए जी। क्वेश्चन है IE1 ऑफ पोटेशियम इज 4.339 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो IE1 ऑफ सोडियम क्या होगा? पहला ऑप्शन है 4.339, दूसरा ऑप्शन है 2.21, तीसरा ऑप्शन है 5.138 और चौथा ऑप्शन है 1.002। बराबर है क्या? चलो, तो इसमें क्या है, IE1 पोटेशियम का है, तो पोटेशियम और सोडियम में हम कंपेयर करेंगे तो पोटेशियम का कम होगा, सोडियम का ज्यादा होगा। सर वो लॉक हुआ क्या? है मीटिंग लॉक हुआ? मीटिंग लॉक हुआ? पता नहीं, पता नहीं है। तो सोडियम का कम होगा, पोटेशियम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है ना। तो सोडियम पोटेशियम का दिया है 4.339, तो सोडियम का क्या होगा, इससे ज्यादा। तो हम डेटा में जाएंगे, इससे ज्यादा कहाँ है, तो इससे ज्यादा ये नहीं है, इससे ज्यादा ये नहीं है, इससे ज्यादा ये नहीं है, एक ही ज्यादा है। बरोबर समझ लगा? कौन कौन जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है? जेई एडवांस का तैयारी कौन कौन कर रहा है? ठीक, तो ऑनलाइन बुक ले लेना एक, अपना गुडाउट का तो है ही प्रैक्टिस करने के लिए, एडवांस वगैरह का और प्रैक्टिस करने के लिए इनऑर्गेनिक का मैं बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक का जेई मेंस और एडवांस के लिए। जेई मेंस और एडवांस के लिए आपको बुक लेना है, नीट वाले नहीं, एडवांस वाले। आपको लेना है कपिल, कपिल कुमार के नाम से होगा, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, अभी ले लेना, या के कुमार के नाम से होगा, दोनों एक ही है। और नीट वाले वीके जायसवाल का लोगे। और देखो बुक में तुम्हें कहीं थ्योरी नहीं मिलेगा, केवल और केवल क्वेश्चन। अब जीआरबी लेना है कि नहीं लेना है तुम्हारा मर्जी है, जेडली लो या फेडली लो, वो तुम्हारा। मैं जो बताया अब तुम अपने अकॉर्डिंग मत बताओ मेरे को, जो मैं बता दिया उसको ले लो। नीट वाले लेना है वीके जायसवाल का, या नहीं भी लोगे तो मैं, मेरे पास इसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा वीके जायसवाल का।
इसका पीडीएफ, इस बुक का पीडीएफ मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगा। और इसका नहीं है पीडीएफ, तो ये आपको बुक लेनी। इस बुक में केवल और केवल आपको मिलेगा क्वेश्चन, उसमें एक भी थ्योरी नहीं है। तो आपको इसमें क्वेश्चन, अगर एडवांस में बनाना है तो इसको बनाना है, क्योंकि तुम्हें जब टेस्ट होगा ना तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन है, ए का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हीलियम 2s1, बी का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है नियोन 3s1, और सी का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है आर्गोन 4s1। तो आपको बताना है कि IE1 का सीक्वेंस बताना है। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ABC, सेकंड ऑप्शन है CBA, थर्ड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है चलो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने का तरीका ये है कि तुम इसको लिख लो, ये किसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है। तो हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, और एक हो जाएगा ये 3, 3 किसका होता है, लिथियम का। नियोन का होता है एटॉमिक नंबर 10, और एक यहाँ 11, 11 किसका होता है, सोडियम का। आर्गोन का 18, और एक एक 19, 19 किसका होता है, पोटेशियम का। अब तुम टॉप टू बॉटम कंपेयर करना जानते हैं ना, लिथियम का ज्यादा होता है, पोटेशियम सोडियम का कम, पोटेशियम का कम। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, यानी ए का ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। तो इसको ऐसे बना लिया करो। बात हो गई क्लियर, साथ साथ लिख रहे हो ना कि पीछे हो जा रहे हो। सर अभी समझ ही रहे थे तब आप हटा दिए, लिखुन झाले कि नहीं झाले। रेडियस के क्वेश्चन तुम लोग से बन रहा है। हम्म, नेक्स्ट लिखो।
क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है ना। लिथियम का लेस होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है ना। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। सब टाइप का एमसीक्यू आता है, अथर और दतर, थ्योरी टाइप का, न्यूमेरिकल टाइप का, लॉजिक टाइप का। अभी पढ़े कहाँ, सारे टाइप का आता है। क्या होगा इसका आंसर, आंसर क्या होगा इसका, टॉप टू बॉटम, हलीना के रब से। नाम इसलिए याद करवाया था ना, हलीना के रब, हलीना के नहीं है, रब और सी एस। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये करेक्ट है। ये गलत लिखा हुआ है, हीलियम का ज्यादा होगा। हम इसमें बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जिंक का, जिंक का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और कैडमियम का 8.9 होता है, और मर्क्यूरी का जो होता है वो 10.3 होता है, यानी 10.4 लिख लो। ठीक है, तो ये आपको डेटा थोड़ा सा एक्सेप्शन यहां भी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मर्क्यूरी का, उसके बाद होगा जिंक का, उसके बाद होगा कैडमियम का। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट। और इसमें थोड़ा सा मर्क्यूरी में एक्सेप्शन लगता है, 4F के वजह से उसमें थोड़ा सा। ये डेटा लिख लेना, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में ज्यादा किसका होना चाहिए था, जिंक का, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन जिंक का ज्यादा हो जाता है, सबसे ज्यादा होना चाहिए था ऐसा, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मर्क्यूरी सबसे पहले नंबर पे चला आता है। इसका रीजन बताएंगे, 4F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, शील्डिंग की वजह से।
ये भी गलत है, सबसे कम जिंक लिखा है, जिंक बीच में आएगा। एक्सेप्शन भी मान सकते हो, एक्सेप्शन का जो लेकिन रीजन है वो है शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, तो समझाना अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लिख लेना, डेटा लिखवा दिया मैंने। तुम्हें याद है ना वो पढ़ाया था जिंक और कैडमियम का, सॉरी कैडमियम और मर्क्यूरी का रेडियस बराबर होता है, पढ़ाया था ना रेडियस में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। जिरकोनियम और हफनियम से लेके जिंक और कैडमियम तक रेडियस बराबर होता है, इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वहां शील्डिंग इफेक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो आगे हम पढ़ लेंगे। चलो आगे पढ़ाऊं। तो अब मैं तुम लोग को क्वेश्चंस बनाना अब सीख चुके हो बनाना, कोई अगर डाउट आता है तो मैं डाउट ले लूंगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन के भी कुछ क्वेश्चन जो है ना, जब तक अभी न्यूमेरिकल्स भी बनाना है इसके ऊपर, ये तो मैं तुम्हें लॉजिकल सब सिखाया, तो हम अभी टीच कर रहे हैं आयोनाइजेशन इनथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन इनथैल्पी टीच कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन इनथैल्पी में पहले हम सीख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस और बनाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी आयोनाइजेशन इनथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। तो नाउ थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, ठीक है, राइट डाउन करना। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों नाम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ध्यान से देखना कि सम एलिमेंट टू complete their octet it gain the electron। कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करता है? क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहता है। it want to become stable, that's why it completed their octet। बात यह है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन तो करता है, लेकिन गेन करने के बाद उसका होता क्या है हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का अब ये आउटर सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो गेन करने के लिए अब कहीं से कोई लूज किया होगा और ये गेन करेगा, तो अभी ये क्या है अनस्टेबल। अब कहीं से मान लो इसको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, कहीं से मान लो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से नजर आ रहा है, मान लो किसी ने लूज किया है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को इसको गेन करना है, इसको यहां पे लाना है, तभी ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अनस्टेबल से अब इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां ला देगा। क्यों लाएगा? तो इस इलेक्ट्रॉन में और यहां प्रोटॉन है, प्रोटॉन बोलेगा कि आ जा भाई हमारे अट्रैक्शन में, तो ये इसको बुलाएगा कि हमारे अट्रैक्शन में आ जाओ, हम स्टेबल हो जाएंगे। यानी प्रोटॉन इसको बुला रहा है आ जाओ, क्योंकि हम दोनों पे क्या चार्ज है अपोजिट चार्ज है, हम तुम्हें अपने ऑर्बिट में घुमाएंगे। यानी
तुम मेरे ऑर्बिट में आ जाओ, मेरे सेल में आ जाओ, जो हम तुम्हें घुमाएंगे और हम स्टेबल भी हो जाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको अनस्टेबल माना जाएगा। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन आता है वैसे ही चीजें स्टेबल हो जाती है। अब बात ऐसा है कि अपने मर्जी से इसको इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, ठीक है, क्योंकि इसको करना जरूरी था। अब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। केमिस्ट्री ये बोलता है कि कोई भी चीज जब जब, याद रखना केमिस्ट्री में, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको, केमिस्ट्री के अंदर ये बोला जाता है कि कोई भी चीज अगर, या ऐसा लिख लो, जितना लो एनर्जी होगा, केमिस्ट्री में ये बोलता है कि जितना लो एनर्जी होगा उस सिस्टम के पास, उतना इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी मोर स्टेबिलिटी। ये कैसे हो गया? हम ये जानते हैं कि जितना एनर्जी ज्यादा रहे तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। ये ऐसे हुआ कि इस सिस्टम के पास जितना कम एनर्जी रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जंप नहीं करेंगे। नहीं तो अगर तुम क्या करोगे, इसको हीट दे दोगे, एनर्जी दे दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जंप करने लगते हैं और ये एटम डिस्ट्रॉय होने लगता है, ठीक है। इसीलिए आइस को हीट करते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है, क्योंकि हीट करने से उसके एटम्स दूर दूर भागने लग गए। तो जितना कम एनर्जी रहता है उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा बात ये समझना कि अगर कोई भी चीज अनस्टेबल से कहां जाता है? स्टेबल में जाता है। तो अगर हम पूछे कि किधर का एनर्जी ज्यादा है, तो तुम बोलोगे अनस्टेबल में एनर्जी ज्यादा होगा, और स्टेबल में एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तुम बोलोगे, आज के बाद ध्यान रखना, स्टेबल चीजों में एनर्जी कम होता है, तो जब ज्यादा से कम में जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है। यानी कुल मिला के ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। जैसे मान लो हम सुबह सुबह पढ़ा रहे हैं और शाम को हम पूरा यहाँ से पढ़ा के गए और हमारा अनस्टेबल थे पूरा, यानी सुबह सुबह जब आए थे हम, तो हमारे में एनर्जी पूरा भरा हुआ था, हम कूद कूद के पढ़ा रहे थे। तो जब कूद कूद के पढ़ा रहे थे तो हम उस समय अनस्टेबल माने जाएंगे, क्योंकि हम जंपिंग कर करके पढ़ा रहे हैं। और शाम होते होते जब एनर्जी लूज हो गई हमारी, तो हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, देखो ये एनर्जी है, ये स्टेबिलिटी है, ये है। तो उस समय हम स्टेबल में माना जाएगा, क्योंकि हम अब आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। तो एनर्जी अनस्टेबल से जब स्टेबल में जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाता है, गेन नहीं होता है, रिलीज हो जाता है। तो हमारा सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी हमने गेन नहीं किया, रिलीज किया है, कुल मिलाकर हमने रिलीज किया, तभी हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो सब लाइन का एक ही लाइन याद रखना कि जितना, अगर हमारे में से जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही जल्दी नींद आ जाएगा, जल्दी सो जाएंगे। अगर रात को भी नींद नहीं आ रही है मतलब एनर्जी अभी है हमारे अंदर। तो याद रखना, कोई भी चीज अगर जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यानी मोर एनर्जी रिलीज, मोर एनर्जी रिलीज, मोर स्टेबिलिटी इंक्रीज। फिर से एक बार मैं इस बात को बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। 2-3 लाइन तो में ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री के अंदर कोई चीज को स्टेबिलिटी तब माना जाएगा जब उसके पास कम एनर्जी होगा। ऐसा क्यों? अगर एनर्जी दे दोगे, उसको हीट दे दोगे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके एटम्स, इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनर्जी आ गया, जंप मारो। अब तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जंप मार के जाएगा, इधर जाएगा, वो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए अगर हमें एटम के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए तो एनर्जी कम होना चाहिए, यानी लो एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अनस्टेबल चीजों में एनर्जी ज्यादा होता है, इसी बात को हम रिलेट कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी चीजों में एनर्जी कम होता है। याद रखना, अनस्टेबल यानी हम सुबह आए पूरा जंप कर रहे हैं, हम अभी अनस्टेबल है,
क्योंकि हम जंप कर रहे हैं। शाम होते होते हम जाके सो गए, क्योंकि हम क्या है, एनर्जी हमने रिलीज कर दिया है। दिन भर हमने मेहनत किया है, एनर्जी रिलीज हो गया है, हम स्टेबल हो गए, हम सो गए। अभी कोई बोल देगा हमसे कि सो जाओ, हम नींद नहीं आएगा अभी मुझे। अभी कोई मेरे को बोलेगा सो जाओ तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि अभी एनर्जी मेरे पास भरा हुआ है। जब तक हम एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अनस्टेबल से स्टेबल में जाने के लिए एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही उस सिस्टम को मोर स्टेबल माना जाएगा। यानी मुझे नींद जल्दी से जल्दी तब आएगा मैं जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दूंगा। जितना जल्दी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दूंगा उतना ही जल्दी नींद आ जाएगी, उतना ही मैं स्टेबल में चला जाऊंगा। यानी मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबिलिटी। ये बातें, ये वाला ये सब छोड़ दो, अभी इसे लिंक करेंगे हम। ये बातें समझ में आई, 3 बातें ये छोड़ दो अभी, ये सब ये बातें समझ में आई। किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? चलो, तो जितना कम एनर्जी रहेगा उतना ही कुछ गधे इसमें भी है, 5 बार समझाने के बाद भी दिमाग में नहीं जाता है। बैच चेंज करवा लो। पांच बार समझाया। जितना कम एनर्जी रहेगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दे दे के समझाया, तभी गधेड़ का दिमाग में नहीं आ रहा। अनस्टेबल से कहां जाएगा, स्टेबल में। तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ध्यान रखोगे, अनस्टेबल से अगर स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो जितना कम एनर्जी, मैं लाइव एग्जांपल बता दिया कि अगर मैं सुबह आया पढ़ाने तो मेरे अंदर एनर्जी भरा हुआ है, तो मैं जंप कर करके पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो मैं ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाऊंगा, मैं लेस स्टेबल माना जाऊंगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को तुम हीट दे दोगे तो ये जंप मारने लगेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वो अनस्टेबल होगा। यानी केमिस्ट्री बोलता है लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। एक ही नारा है, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। ध्यान रखना, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, पहला वाला नारा। दूसरा, जितना अगर कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो बताओ एनर्जी रिलीज होगा या गेन होगा? कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो एनर्जी रिलीज होगा या गेन होगा? रिलीज होगा, ठीक है। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी माना जाएगा, या कम एनर्जी रिलीज होगा तो कम स्टेबिलिटी माना जाएगा? ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा माना जाएगा, या कम एनर्जी रिलीज होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी माना जाएगा? मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबिलिटी। दिमाग में घुस गया ना? जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो। पहले इस बात को लिखो, ये लिखने के पहले इस 3 पॉइंट को लिखो कि जितना ज्यादा हम एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबिलिटी। और नहीं आए तो दिमाग में रख लेना कि सुबह से सर पढ़ा रहे तो तुम अपने पे सोचो, जितना तुम दिन भर पढ़ोगे उतना ही शाम को जल्दी नींद आ जाएगी। यानी तुम जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे उतना ही स्टेबिलिटी आना, मतलब सो जाना।
सोने से हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आ गई तुम्हारे अंदर। अभी कोई मेरे को बोल दे कि सो जाओ तो नींद आएगी क्या? तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, अनस्टेबल से कोई चीज स्टेबल में जाता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। लो एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। बात क्लियर? लिख लिए तुम लोग? ये बातें लिख लिए ये वाला? चलो अब आते हैं अपने पॉइंट्स पे। थोड़ा पॉइंट्स को हमने पॉइंट्स हम इधर उधर चले गए थे, तो ये पॉइंट्स को याद रखना। अब इस पॉइंट्स को हम इससे लिंक कर रहे हैं। तो यहां पर अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसलिए अनस्टेबल माना जाएगा। यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए क्या माना जाएगा? स्टेबल। तो बताओ अनस्टेबल से स्टेबल जाते समय क्या एनर्जी ये गेन करेगा या रिलीज करेगा? क्या होगा? तो अनस्टेबल से स्टेबल में जाते समय एनर्जी रिलीज करेगा। ये बातें हमने बताया कि अनस्टेबल से स्टेबल में जाते समय एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ एनर्जी अब इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पर ये एनर्जी रिलीज कर देता है, और इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो व्हेन एन एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन, और ये मत सोचना कि हर एलिमेंट एनर्जी रिलीज ही करेगा, उस हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, हर सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम। मैं बोला हूं क्या सेम है? मैं बोला क्या? एक से गधे हैं इसमें। कैसे सेम हो जाएगा? मैं बोला हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। यहाँ मैं ये बोला हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम है। तो अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग का अभी ऑनलाइन पढ़ाई का यही तुम्हारा है। एक और अगले साल मोदी आ गए ना, तो फिर ऑनलाइन ही चलेगा। स्टूडेंट का भविष्य दिख रहा है, कितना तुम लोग 10th में पढ़ के आए हो, कोई भी चीज का नॉलेज नहीं है तुम लोगों का। अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हम अब डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, गेन करने के दौरान वो अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है, इसलिए वो एनर्जी रिलीज करता है, और रिलीज एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। कैन अनस्टेबल एलिमेंट टेक एन एलिमेंट फ्रॉम स्टेबल इन एनी केस? यहाँ अनस्टेबल से स्टेबल में लिया जा रहा है ना। स्टेबल से अनस्टेबल में क्यों लेके जाओगे? स्टेबल से अनस्टेबल में क्यों लेके जाओगे? कोई चीज यहां से यहां जाना चाहेगा कि यहां से यहां जाना चाहेगा? तो डिफिनेशन क्या होगा बताओ तुम लोग खुद से? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये लिख लिए तुम लोग, ये मैं हटा दूं? ये सब लिखे ये वाला? चलो अब मुझे बताओ, डिफाइन करो इसको, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को कैसे डिफाइन करोगे? यदि डिफाइन करेंगे तभी ना हम आगे कंपेयर करेंगे। डिफाइन करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? amount of energy released by an element to be stable from unstable, it is called release energy। हाँ, amount of energy released from molecules। ये कौन है? ये मॉलिक्यूल्स कौन इसमें बोल रहा है? गधे या थर्वे? ये मॉलिक्यूल्स में बोलता हूँ या एटम बोलता हूँ? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम? घोर तुम लोग पाप कर दिए हो।
चलो कितना होगा, तो यहां हम बोलेंगे कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज, यानी अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी। The amount of release energy when it gain, अनस्टेबल से स्टेबल मत बोलो, वो भी बोल सकते हो, when it gain an electron, amount of release energy by an atom when it gain the electron and goes from unstable to stable। जब वो अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा, द अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी बाय एन एटम व्हेन इट गेन द इलेक्ट्रॉन एंड गोज फ्रॉम, तुम जो डिफिनेशन बोलो वो भी सही है, फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल फॉर 1 मोल। 1 मोल 1 मोल एटम के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, देखो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इधर प्लस लिखेंगे, क्या बन जाएगा Cl-। यहां से यहां बनने के दौरान एनर्जी क्या होगा, रिलीज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब ये यहां पर जो मैं तुम्हें बताया, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? इट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन बोला एंडोथर्मिक, गधेड़ की कमी नहीं है। कौन बोला एंडोथर्मिक? एक एंडोथर्मिक भी आया है, तो दिस वन इज ए एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा, रिलीज। अब मुझे बताओ कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंडो था कि एक्सो था? आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या था, एंडो था या एक्सो था? बिल्कुल था, वो वहां ऑलवेज लगा हुआ है, वहां क्या लगा हुआ है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऑलवेज लगा के पूछता है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, लेकिन ये कभी कभी एंडो भी होता है और कभी कभी एक्सो भी होता है, वो हम बताएंगे कहाँ एक्सो होगा। अब मान लो नियॉन है, नियॉन तो खुद ही स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, बोलो चाहेगा? और जब चाहेगा ही नहीं तो एनर्जी क्या रिलीज करेगा, रिलीज करेगा क्या, नहीं। तो जरूरी नहीं कि ये, तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, नहीं, ऑलवेज नहीं होगा। ये एंडो भी होता है और एक्सो भी होता है, मैं समय के साथ सब बताऊंगा कहाँ एंडो होगा कहाँ एक्सो होगा। तो इसमें लिख लेना कि इट इज, अभी जो मैं बताऊंगा तुम्हें एक्सो वाला बात सब बताऊंगा। जो इलेक्ट्रॉन्स, अब सोडियम है, सोडियम कभी गेन करता है क्या, तो उस केस में हमें एक्सो नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हें आगे समय के साथ बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है सर कहाँ एक्सो होगा कहाँ एंडो होगा, अभी जो भी हम पढ़ेंगे सब एक्सो हो पढ़ेंगे। इट इज एक्सोथर्मिक, it is exothermic, it is exothermic as well as endothermic process। ये एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक है। अभी हम मोस्ट बात करेंगे एक्सोथर्मिक। अब सर बोलोगे सर एंडोथर्मिक कैसे हो जाएगा, होता है जब मान लो हमें हमारा मन ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, हम नियॉन है, हमारा मन नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का,
तो हम जबरदस्ती थोड़े गेन करेंगे, हम तो पहले से स्टेबल में हैं, तो जबरदस्ती थोड़े मेरे को कोई गेन करा देगा। अगर मैं पहले से स्टेबल में हूँ, मुझे सुबह ही नींद आ रही है, तो कोई थोड़े मुझे बोलेगा कि जाके कूद कूद के पढ़ाओ। तो बात ये कि एंडो भी होता है, उस समय के साथ हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, उसमें एक्सो का कोई सवाल ही नहीं है। जब तक हीट दोगे नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और इसमें दोनों होता है। उस समय के साथ हम देखेंगे। ये मुझे बताओ, ये क्या इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सम एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट गेन द इलेक्ट्रॉन। कुछ एलिमेंट, सम एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में ये अपना एनर्जी क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। मुझे बताओ एनर्जी क्यों रिलीज हुआ है? व्हाई एनर्जी विल बी रिलीज्ड? कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी क्यों रिलीज होता है, बताओ जल्दी से, क्यों रिलीज हुआ है? व्हाई एनर्जी विल रिलीज? क्योंकि वो अनस्टेबल से कहां गया है? स्टेबल में गया है। इट बिकम अनस्टेबल टू स्टेबल। दैट्स व्हाई हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। बात हो गई क्लियर? सब डायग्राम बना के लिख लिए सबने? सब डायग्राम वगैरह बना के लिख लिए? क्लियर क्लियर? चलो तो अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अपना, कि कंपेयर कैसे किया जाए, हाउ टू कंपेयर। कंपेयर भी करना है ना। फिर थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री तो पूरा नहीं होगा। इसमें इस चैप्टर में मिलेगा तुम्हें एक्सेप्शन, केमिस्ट्री के बिना अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं। अब तुम्हें मैं बताता हूं कि यहां पर हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो फिर से वही चार्ट, तुम्हें जो टेबल है वही चलेगा। अगर बकेट में पानी भरा है तो हम डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। तो यहां पर ध्यान देना क्या होगा, हमें कंपेयर करवाना है कि कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो कंपेयर करने के लिए सेकेंड पॉइंट लिखना, कंपेयर या कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी गेन करेगा, एक गधेड़, एक से एक गधेड़ा थॉर में। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? एक गधे यहां पढ़ो ना पहले। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? यहां अभी हुआ नहीं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है। कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या कर पाएगा? रिलीज कर पाएगा। मोर जल्दी से गेन करेगा। जल्दी से गेन करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। यानी जितना ज्यादा वो गेन कर अट्रैक्शन करेगा उतना ही जल्दी वो गेन करेगा, और जल्दी गेन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यानी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट में लिख दिया। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका अट्रैक्शन मैं बोल रहा हूं, इसका मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा मोर एनर्जी विल रिलीज, क्योंकि वो जल्दी से क्या होगा, स्टेबल बनेगा। मोर एनर्जी विल रिलीज, और जितना जल्दी एनर्जी रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही, क्योंकि हम अभी अभी लिखवाया था हमने कि मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। यानी कुल मिला के ये बोल सकते हो मोर स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबिलिटी। मोर एनर्जी का मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी एक लाइन में अगर बोलना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसा आयोनाइजेशन इंथैल्पी था वैसा ही ये भी है, लेकिन ये गेन करना है और वहां लूज करवाना था। तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर गेन इंथैल्पी। अब हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है तो कैसे देखने के लिए बताया हूं, तुम्हें टेबल याद है ना, पहले हम ऑर्बिट चेक करेंगे, ठीक है, तब एक एक क्वेश्चन यहां से करेंगे। ऑर्बिट चेक करेंगे, अगर ऑर्बिट अनइक्वल आया तो डिसीजन लेंगे, अगर ऑर्बिट इक्वल आया तो प्रोटॉन के पास जाएंगे, अगर ऑर्बिट प्रोटॉन भी इक्वल आया तो हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। हमारे पास 3 कंडीशन है, ये पहले लिख लो अच्छे से। हाँ, क्या बोल रहे थे थर्ड, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। पढ़ के बैठोगे पहले से और जवाब दोगे जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ जवाब देता है वहीं पर आगे भी जवाब देगा, जो यहाँ जिसका रैंक आएगा वो उसका आगे भी रैंक आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जो अभी नहीं स्टार्ट होगा, कोई टाइम लगेगा। इज दिस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक है, अभी आपको इनऑर्गेनिक सिखाया जा रहा है, ऑर्गेनिक 1 साल बाद सिखाया जाएगा आपको। जब आप केमिस्ट्री के सारे चीजें जान जाएंगे तब आपको ऑर्गेनिक सिखाया जाएगा। ये लिख लिए सबने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शॉर्ट में रिवीजन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी कुछ पढ़ाया नहीं, बस मैं मीनिंग समझाया कि इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा मीनिंग है, कुछ एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और गेन करने के बाद, गेन क्यों करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। गेन करने के बाद वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सा बात है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाया जाता था, तो एनर्जी हम देते थे ना, जस्ट उसका ये उल्टा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये तो हम डायरेक्ट बोल दिए, अब बात इसमें कई कहानी स्टार्ट हो जाएगा कि एनर्जी रिलीज क्यों किया, कैसे किया। तो सिंपल सा अगर जानना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, गेन करने के दौरान वो स्टेबल बन जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाता है, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। सिंपल सा अगर बातें जाने तो समझ में आ गया? खोट कहाँ चले गए थे? कैन आई एक्सप्लेन बिकॉज नेटवर्क लॉस आदित्य, ये समझ में आ गया? सर एनर्जी मोस्टली हीट एनर्जी में रिलीज होगा। हाँ, हीट में ही रिलीज होगा ना, कोई भी चीज हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है ना। तो सिंपल सा बात है, मैं तुम लोग को लॉजिक सिखा रहा था। अगर सिंपल से जानना है, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ना है। एक होता है कि ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर मतलब सर ने लिखवा दिया, हमने लिख लिया,
समझ में आ गया। तो यहाँ IIT JEE और नीट के पढ़ाई ऊपर ऊपर करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चीजों को जानना पड़ता है अंदर से, उसमें तुम्हें फील आना चाहिए कि नहीं ऐसा ही होता है। ये नहीं कि डिफिनेशन लिख लिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करते हैं, और गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी बोलते हैं। उससे कोई तुम्हें फील ही नहीं आ पाएगा। तुम क्वेश्चंस क्या बनाओगे? तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के दौरान अनस्टेबल से जब स्टेबल में जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है, जो चीज स्टेबल में रहता है उसका एनर्जी कम होता है। एनर्जी कम होने की वजह से वो एनर्जी रिलीज हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर 50 जूल है, यहाँ पर 50 जूल है। तुम मान लो तुम ही हो यहाँ पे, सुबह सुबह है तुम्हारे पास 50 जूल है, और शाम जब आया तो मैं तुम्हारी एनर्जी कैलकुलेट किया तो तुम्हारे बॉडी में 10 ही जूल था। तो 50 से 40 हो गया, तो तुम 40 जूल 10 हो गया, तो तुम 40 जूल क्या किए होगे? वेंकटेश, व्हाट इज पोर्शन फॉर एग्जाम? तुम लोग से कई बार बोलते हैं, रोज बोलते हैं, सब मुझे नहीं मालूम रहता है। कई बार चीजें बोले हैं, ये सब किससे? क्लास कोऑर्डिनेटर से पूछने का। तो 50 से जब 10 होगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। 40 एनर्जी क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि अनस्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, एनर्जी कम होगा तो बाकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उस रिलीज एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या समझ में आया? अब आगे ही नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को, मुझे तुम लोग पे डाउट हो रहा है। फिर से देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन। कुछ एलिमेंट जो है जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करते हैं, गेन करने के दौरान उनका जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाता है। जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर हो गया? जितना ज्यादा अगर हम कंपेयर करें तो ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। यानी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। जितना जल्दी अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। और अभी ईमानदारी से बताओ, अभी क्या क्या डाउट है अभी तक? मीनिंग किसको किसको नहीं समझ में आया? मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा? कुछ कुछ गधे भी है ना। अब से मैं तुम्हें एक्सेप्शन अगर सब पढ़ा दिया होता। तो बीच में कोई पूछता है कि सर ठीक है, तो कल हम पढ़ाएंगे कंपेयर करने का, और कल हम पढ़ाएंगे एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक्स टू ऑल।